प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम जो टॉपिक पर विचार करेंगे वो है पदार्थ के गुण, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं। इससे पदार्थ के गुण के अंतर्गत आपको दो प्रश्न निश्चित आते हैं, दो प्रश्न नीट में निश्चित आते हैं। क्या है? नाम है पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंतर्गत पहला है वो है प्रत्यास्थता, जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, प्रथम जो है वो है प्रत्यास्थता, जिसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा जो है वो है पृष्ठ तनाव, दूसरा जो है वो है पृष्ठ तनाव, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, दूसरा जो है वो पृष्ठ तनाव, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। और तीसरा जो है वो है तरल यांत्रिकी, यह है तरल यांत्रिकी, जिसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। जिसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण के अंतर्गत तीन पार्ट आपके सामने है। पहला है प्रत्यास्थता, जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा जो है वो पृष्ठ तनाव है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। और तीसरा जो है तरल यांत्रिकी है, जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ये मिला करके आपको दो प्रश्न जो है, दो प्रश्न प्रत्येक साल नीट में आते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले है प्रत्यास्थता। पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो है प्रत्यास्थता। जैसे देखिए, प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का गुण है। क्या है? यदि किसी बॉडी में बाह्य बल आरोपित किया जाता है, किसी पिंड में किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तथा वस्तु विकृत हो जाती है, तो उसे उस बल को विकृत बल कहते हैं। ठीक है, वो बल हटा लेने के बाद वस्तु पुनः अपना वास्तविक आकार, बल हटा लेने के बाद वस्तु पुनः अपना वास्तविक आकार ग्रहण कर लेती है, तब उस वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। समझ गए? तथा पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, समझ गए? आप समझ गए? यहाँ पर जो है, अगर यदि बाह्य बल हटा लेने के बाद मतलब विरूपक बल हटा लेने के बाद अपना वास्तविक आकार प्राप्त कर लेता है, वस्तु अपना वास्तविक आकार प्राप्त कर लेता है, तब उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ गए? देखिए, जल जो है, जल वायु से अत्यधिक प्रत्यास्थ है। जल जो है वायु से अत्यधिक प्रत्यास्थ है। अरे जल प्रवाहित होगा तो कितना प्रवाहित होगा, लेकिन एयर लीक करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वायु में प्रत्यास्थता एकदम नगण्य होती है। समझ गए? भौतिक शास्त्र की भाषा में स्टील जो होता है रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। भौतिक शास्त्र की भाषा में स्टील जो होता है वह रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। कैसे? अगर हम एक स्टील का रेशा लेते हैं, एक रबर का रेशा लेते हैं, दोनों को समान बल से खींचते हैं तो
किसमें ज़्यादा, किसकी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी? रबर की। इसका मतलब क्या हुआ कि रबर में आंतरिक जो आणविक गुण है, आंतरिक जो आणविक बल है, वो यहाँ पर जो है कम है। किसके बनिस्पत? स्टील के। और ये बात जान लीजिए, प्रत्यास्था के अनुसार जिसमें आणविक बल जिसको मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, जिसे मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, आणविक बल जिस पदार्थ में ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। भौतिक शास्त्र के अनुसार वो आणविक बल जो है स्प्रिंग बल की तरह होता है, स्प्रिंग की तरह होता है। अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो फैल जाता है, हटा लेने के बाद फिर पुनः वो अपने स्थान पर आ जाता है। अगर स्थान पर आ गया तब वो इलास्टिक बॉडी हुआ, और नहीं आया तो प्लास्टिक बॉडी हुआ। इस दुनिया में ऐसा कोई बॉडी नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पूर्ण प्रत्यास्थ है, मतलब पूर्ण इलास्टिक है या पूर्ण प्लास्टिक है, समझ गए। लेकिन पूर्ण इलास्टिक में करीब करीब अप्रॉक्स माना जाता है क्वार्ज फाइबर, क्वार्ज का रेशा। इसके अलावा फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, ये आपको माना जाता है पूर्ण प्रत्यास्थ के रूप में। पूर्ण अप्रत्यास्थ के रूप में, मतलब प्लास्टिक के रूप में जो माना जाता है वेट क्ले, जिसे गीली मिट्टी कहते हैं, वेट क्ले, पैराफिन वैक्स, ये सब उदाहरण जो हुआ, यह उदाहरण जो हुआ प्लास्टिक का हो गया, समझ गए। दूसरा जो टर्म आ रहा है वो है प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा जो आ रहा है टर्म वो है प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में हम स्ट्रेस कहते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। देखिए स्ट्रेस को समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु में बाह्य बल लगाते हैं जिसको विरूपक बल कहते हैं। बाह्य बल लगता है, वो क्या चाहता है कि उसके शेप और साइज का में परिवर्तन हो, शेप और साइज में परिवर्तन हो, वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन हो। लेकिन वस्तु के अंदर जो आणविक बल है, वस्तु के अंदर जो आणविक बल है वो उसको रोकता है। क्या चाहता है कि मेरे शेप और साइज में चेंज ना हो। लेकिन कोई भी वस्तु में लिमिटेड है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। आणविक बल जो है किसी वस्तु में ज़्यादा है, किसी वस्तु में क्या है, कम है। लेकिन बाह्य बल तो अनलिमिटेड है, असीमित है, कितना ही लगाया जा सकता है। तो करते करते एक साम्य अवस्था आता है, करते करते एक साम्य अवस्था आता है जब वस्तु के अंदर का आणविक बल एवं बाह्य बल दोनों बराबर हो जाता है, दोनों समान हो जाता है, दोनों समतुल्य हो जाता है। उसके बाद बाह्य बल वस्तु पर हावी होता है और उसको विरूपक कर देता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर देता है। बाह्य बल हटा लेने के बाद पुनः वो जो आणविक गुण है, आणविक बल है वस्तु के अंदर, वो पुनः उसके शेप और साइज को अपने स्थान पर ला देता है। तो उस आणविक बल को जानते हो क्या कहते हैं? उस आणविक बल को कहते हैं प्रत्यायनन बल। उस आणविक बल को क्या कहते हैं? प्रत्यायनन बल। तो समझिए, साम्य अवस्था में विरूपक बल या बाह्य बल या प्रत्यायनन बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल जो होता है उसे प्रतिबल कहते हैं, समझ गए। उसे हम प्रतिबल कहते हैं। ये बात को दिमाग में बैठाइए। प्रतिबल जो होता है वो दाब के समतुल्य होता है। प्रतिबल जो होता है वो दाब के समतुल्य होता है। प्रतिबल दाब के समतुल्य होता है। इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, समझ गए। अब सुनिए, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस पर थीटा कोण पर बल लगाते हैं। जब थीटा कोण पर बल लगाते हैं तो बल का दो घटक लेंगे। एक क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होगा? एफ कॉस थीटा। एक ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा। एक बल थीटा कोण पर आरोपित करते हैं तो क्षैतिज घटक जो होगा
वह होगा एफ कॉस थीटा, तथा ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वह होगा एफ साइन थीटा। तब एफ कॉस थीटा बाई ए, एफ कॉस थीटा बाई ए को हम कहेंगे स्पर्शीय प्रतिबल, एफ कॉस थीटा बाई ए को हम स्पर्शीय प्रतिबल कहेंगे, तथा एफ साइन थीटा बाई ए को हम अभिलंब प्रतिबल कहेंगे, तथा एफ साइन थीटा बाई ए को हम अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। ये बात याद रखिए। तब एंगल अगर दिया है, कोण दिया है, तब उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ साइन थीटा बाई ए अभिलंब प्रतिबल हुआ, एफ कॉस थीटा बाई ए स्पर्शीय प्रतिबल हुआ, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत कीजिएगा, यदि कोई कोण नहीं दिया है, कोई एंगल नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रत्यानयन बल प्रति इकाई क्षेत्रफल लिखा रहे, प्रतिबल लिखा रहे, अभिलंब प्रतिबल लिखा रहे, स्पर्शीय प्रतिबल लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, सबका एक ही फॉर्मूला होगा एफ बाई ए, याद रखिए। यदि एंगल नहीं दिया है तो लैंग्वेज में, भाषा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रतिबल लिखा रहे तब भी एफ बाई ए, स्पर्शीय प्रतिबल लिखा रहे तब भी एफ बाई ए, अभिलंब प्रतिबल लिखा रहे तब भी एफ बाई ए, समझ गए। अब सुनिए, प्रतिबल के बाद क्या होता है, वस्तु विकृत हो जाती है। वस्तु विकृत हो जाती है तब उसे हम कहते हैं विकृति, उसे हम क्या कहते हैं, विकृति। विकृति को हम इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, विकृति को हम इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, समझ गए। तब एक होता है अनुदैर्ध्य विकृति, एक होता है अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे एक तार है, तार में अभिलंब बल लगाओगे, खींचोगे तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी, तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो वह जो हुआ वो अनुदैर्ध्य विकृति कह गए। सॉलिड के लिए, तार के लिए क्या हुआ, अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति जो होता है वह मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि है। विकृति जो होता है वह मात्रकहीन एवं विमाहीन भौतिक राशि है। तो अब बात क्या हुई, तार के लिए। यदि तार में यदि हम अभिलंब बल आरोपित करते हैं तब वहां पर जो विकृति हुआ वह होगा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। अनुदैर्ध्य विकृति को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एल बाई एल। कहीं भी लिखा रहे तब उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, डेल्टा एल बाई एल, समझ गए। दूसरा जो हुआ आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या है, मान लीजिए कोई गेंद है, गेंद में चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स लगाओ, गेंद में चारों तरफ से अभिलंबवत बल लगाओ तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा। उसका आयतन घटेगा तो इसे क्या कहते हैं, आयतन विकृति। इसे कहते हैं आयतन विकृति। उसे कहते हैं आयतन विकृति, ठीक है। आयतन विकृति का मान क्या हुआ, माइनस डेल्टा वी बाई वी। आयतन विकृति का मान माइनस डेल्टा वी बाई वी होगा। आयतन विकृति का मान माइनस डेल्टा वी बाई वी क्यों होगा, क्योंकि आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा, घटेगा, समझ गए, माइनस डेल्टा बाई वी। तीसरा जो है वो है अपरूपण विकृति। तीसरा जो है वह है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति थीटा हुआ। देखिए यहां पर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, वो यहां पर स्पर्शीय बल लगाते हो एफ, तो यहां पर जो है ये साइड जो है यहां बेंड करके यहां चला गया थीटा एंगल पर, और ये जो है यहां बेंड करके चला गया थीटा एंगल पर, तो इनिशियल क्या हो गया 1, तो अपरूपण विकृति होगा, अपरूपण विकृति थीटा होगा। देखिए ये है ना, इसमें अगर स्पर्शीय बल लगाते हैं, इसमें एक स्पर्शीय बल तो बेंड कर जाएगा, ये बेंड कर जाएगा। ये है, इसमें स्पर्शीय बल लगाते हैं तो बेंड कर जाएगा, कितना एंगल से, कुछ एंगल से बेंड करेगा, तो वह जो है उसे कहते हैं अपरूपण विकृति। तो मुख्यतः विकृति 3 तरह की होती है। एक होता है अनुदैर्ध्य विकृति, एक होता है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा होता है आयतन विकृति, तीसरा होता है अपरूपण विकृति, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, फर्स्ट है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा है आयतन विकृति और तीसरा है अपरूपण विकृति, समझ गए।
ये बात को ध्यान रखिएगा, समझ गए। यहां पर एक और विकृति होता है, वह विकृति जो है आपको रिलेटेड है अनुदैर्ध्य विकृति से। अनुदैर्ध्य विकृति से कैसे संबंधित है? एक विकृति और होता है जो डायरेक्ट नहीं है, अनुदैर्ध्य विकृति से संबंधित है। कैसे? मान लीजिए कि कोई वायर है, तो वायर है तो वायर को जितना खींचेंगे उसका लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो वो अनुदैर्ध्य विकृति हुआ, तो डेल्टा एल बाई एल हो गया। लेंथ जितना बढ़ेगा उसकी मोटाई उतनी घटेगी, लंबाई जितनी बढ़ेगी उसकी मोटाई उतनी घटेगी, और मोटाई जितनी घटेगी वो हो गया पार्श्व विकृति। उसे क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति। तो पार्श्व विकृति जो है, पार्श्व विकृति जो है वह है माइनस डेल्टा डी अपॉन डी या माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। समझ गए? पार्श्व विकृति जो है, पार्श्व विकृति बराबर होगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी या माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है। अगर रेडियस दिया है तो माइनस डेल्टा आर बाई आर कर दीजिए, डायमीटर दिया है तो माइनस डेल्टा डी बाई डी कर दीजिए। माइनस क्यों साइन लिया गया? हमने अभी कहा कि अनुदैर्ध्य विकृति से पार्श्व विकृति संबंधित है। अगर लेंथ जितना लेंथ बढ़ेगा मोटाई उतना क्या होगा? घटेगा। मोटाई जितना घटेगा मतलब त्रिज्या घटेगी या व्यास घटेगा। समझ गए? मुख्य रूप से दो राशियां हैं। पहला क्या है? प्रतिबल, फर्स्ट प्रतिबल, इसी पर सब है। फर्स्ट प्रतिबल है और दूसरा क्या है? विकृति। फर्स्ट प्रतिबल है और दूसरा क्या है? विकृति। समझ गए? देखिए, कोई तार है तो उसका एक वास्तविक लंबाई है, कोई तार है तो उसकी वास्तविक लंबाई है। अब उस पर फोर्स आरोपित करते हैं, उस पर बल आरोपित करते हैं, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी और लंबाई बढ़ेगी, उसकी और लंबाई बढ़ेगी, एक सीमा तक। उस सीमा से यदि बल को हटा दिया जाए, तो पुनः तार जो है अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर लेगा। उस सीमा से यदि बाह्य बल को हटा दिया जाए तब पुनः तार जो है अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर लेगा। और तार अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर लेगा, उस सीमा को कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। उसको कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। बैठा लीजिए दिमाग में। एक निश्चित पॉइंट, उस बिंदु से बल को हटा लेने पर वस्तु जो है, तार जो है, अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर लेता है, तब उस सीमा को हम कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। समझ गए? उस सीमा को हम प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। उससे ऊपर जाइएगा, उससे ऊपर तो बल हटाने पर अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त नहीं करेगा। उससे ऊपर जाइएगा तो बल हटाने पर अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त नहीं करेगा। वो हो गया अस्थायी अवस्था। वह क्या हो गया? अस्थायी अवस्था। समझ गए? उसे कहते हैं अस्थायी अवस्था। ठीक है। उससे ऊपर जाइएगा तो तार टूट जाएगा, उससे ऊपर जाइएगा तो तार टूट जाएगा। वहां पर जो बल हुआ उसे भंजक बल कहते हैं। समझ गए? वहां पर जो बल हुआ वो भंजक बल हुआ। समझ गए? तो क्या होता है? मूल बिंदु से सबसे पहले क्या आता है? प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा मूल बिंदु के अंदर क्या है? बल हटाने पर अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर लेगा। उससे ऊपर जाइएगा तो अस्थायी अवस्था आ जाएगी। उससे ऊपर जाइएगा तो भंजक बल आ जाएगा, माने टूट जाएगा तो भंजक हो गया। समझ गए? तब इसके आधार पर हुक ने एक नियम दिया। हुक ने एक नियम दिया। हुक ने नियम क्या दिया? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत हुक ने एक नियम दिया। हुक ने नियम क्या दिया? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है
वह विकृति के समानुपाती होता है। क्या बताया हुक ने कि एक प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल समानुपाती विकृति या प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर क्या हुआ, नियतांक, बराबर हुआ नियतांक, ई से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। प्रतिबल एवं अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति एक नियतांक हुआ, इसे ई से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत ई बराबर कितना हुआ, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, तब इसकी यहाँ इसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक जो है, प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पर जो है, प्रत्यास्था गुणांक जो है वह लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, आकार से स्वतंत्र होता है। ठीक से समझिए, प्रत्यास्था गुणांक जो है लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, आकार से स्वतंत्र होता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। रबर का कुछ और होगा, जल का कुछ और होगा, अल्युमिनियम का कुछ और होगा, तांबे का कुछ और होगा, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही हुआ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हुआ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसका मात्रक हुआ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रत्यास्था गुणांक जो है, प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है। प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है, और पहला जो है, फर्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण यही है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे महत्वपूर्ण यही है। समझ जाइए, यह क्या कह रहा है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल जो होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल जो होता है वह अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होता है। इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, y से, y से प्रदर्शित करते हैं। y इक्वल टू कितना हुआ, a बाई ए, y इक्वल टू हुआ a बाई ए। बाई ए क्या हुआ, अभिलंब प्रतिबल, और डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल जो हो गया वो अनुदैर्ध्य विकृति हो गया। फॉर्मूला आ गया, y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। y बराबर होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होगा। समझ गए। यदि मान लीजिए कि बल नहीं लगा रहे हैं, तार है, तार पर भार दे रहे हैं, तार पर भार देंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, यदि F बराबर कितना, F बराबर एम जी, ए बराबर कितना, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि F बराबर एम जी, यदि F बराबर एम जी हो गया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, तो y बराबर होगा एम जी एल, y बराबर होगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। y बराबर होगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। फॉर्मूला बन गया। समझ गए। दूसरी बात यह है, दिमाग बैठा लीजिए, दूसरी बात यह है, यदि a बराबर 1 तथा डेल्टा एल बराबर एल, यदि a बराबर 1 डेल्टा एल बराबर एल, y बराबर कितना हुआ f। यदि a बराबर 1 डेल्टा एल बराबर एल, तब y बराबर क्या हुआ f।
इससे कंसेप्ट क्या मिला? इससे कंसेप्ट मिला कि यौन प्रत्यास्थता गुणांक, यौन प्रत्यास्था गुणांक वह बल है, यौन प्रत्यास्था गुणांक वह बल है जो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के लंबाई को, जो एकांक क्षेत्रफल वाले एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई को दुगना कर देता है, तार की लंबाई को दुगना कर देता है। समझ गए? कहने का मतलब यह हुआ कि यौन प्रत्यास्थता गुणांक और कुछ नहीं है, वह आरोपित बल है, वह बल है जो यहां पर जो है एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के लंबाई को दुगना कर देता है। अगर इसके आधार पर आपको प्रश्न आता है, इसके आधार पर यदि आपको प्रश्न आता है, एक इकाई दिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इकाई दिया है और आपको कहा जा रहा है कि वह बल ज्ञात करिए, वह बल ज्ञात कीजिए जो तार की लंबाई को दुगना कर देता है, वह बल ज्ञात कीजिए जो तार की लंबाई को दुगना कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। जो y का मान दिया रहेगा ना, जो y का मान दिया रहेगा वही बल होगा, जो y का मान दिया रहेगा वही बल होगा। समझ गए? इसका दूसरा जो है, दूसरा को कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरे को कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। समझ गए? आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तो बातें हुई थी। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, क्या कहे? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल जो होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जो अभिलंब प्रतिबल जो होता है, अभिलंब प्रतिबल वह आयतन विकृति के समानुपाती होता है। क्या बताया? प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल जो होता है वह आयतन विकृति के समानुपाती होता है। समझ गए? आयतन विकृति के समानुपाती होता है तथा इसे के से निरूपित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से निरूपित करते हैं। अब देखिए, यहाँ आयतन विकृति है, हमने कहा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल क्या हुआ? ये भाई ये, तो इसको हम प्रेशर के टर्म ले लेते हैं। तो कितना लिख सकते हैं? ये भाई ये को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी आयतन विकृति को माइनस डेल्टा वी बाई वी, या के इक्वल टू कितना हुआ? के इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, के इक्वल टू कितना हुआ? के इक्वल टू हो गया, के इक्वल टू हो गया माइनस वी, के इक्वल टू हो गया माइनस वी डेल्टा पी अपॉन कितना? डेल्टा वी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा आयतन विकृति के लिए। इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक वही, इसका मात्रक होगा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर या पास्कल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक चीज मार्क कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करना पड़ेगा? यदि आपको गहराई दिया गया है, झील की गहराई दिया गया है, उस समय आपको निकालना है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, खाली डेल्टा पी के जगह आप क्या रख दीजिएगा? डेल्टा पी के जगह रख दीजिएगा रो जी एच। डेल्टा पी की जगह क्या पुट कर दीजिएगा? डेल्टा पी की जगह रख दीजिएगा रो जी एच। समझ गए? डेल्टा पी की जगह रो जी एच, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तीसरा जो हमने जैसा बताया 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीसरा जो है वह है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ गए? यहाँ ईटा बराबर कितना होगा? ये क्या है? ये है प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जो स्पर्शीय प्रतिबल जो होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जो स्पर्शीय प्रतिबल जो होता है
वह अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत जो स्पर्शीय प्रतिबल होता है, वह अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है। तो ईटा बराबर कितना हो गया? एफ अपॉन थीटा, या ईटा बराबर एफ अपॉन ए इंटू थीटा। समझ गए? यहां पर इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो तीन प्रकार का होता है: यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। तो देखिए, इसमें आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक जो भी प्रश्न आए हैं यही दोनों पर आया है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला आपको याद हो गया। ईटा बराबर कितना होगा? एफ अपॉन ए इंटू कितना? थीटा। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम बात करते हैं। एक है संपीड्यता, जिसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, संपीड्यता। तो संपीड्यता जो है आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दिमाग बैठा लीजिए। संपीड्यता आयतन प्रत्यास्था गुणांक के समानुपाती होती है। समझ गए? दिमाग बैठाइए। कंप्रेसिबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, संपीड्यता आयतन प्रत्यास्था गुणांक के समानुपाती होती है। इसे केसी से डिनोट करते हैं। केसी बराबर 1/k बराबर कितना हो गया? माइनस डेल्टा V अपॉन P V इंटू डेल्टा P। ठीक है, साफ उल्टा हो जाएगा, माइनस डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा P। ठीक है, और इसका यूनिट होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर या पास्कल इनवर्स। समझ गए? या पास्कल इनवर्स। ये क्लियर हो गया? ये दिमाग में आपको बैठ गया? ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अभी आपके सामने जितने जो इम्पोर्टेंट टर्म हमने बताया, क्या क्या? एक तो प्रत्यास्था क्या गुण है, प्रतिबल, विकृति कितने प्रकार की होती है, हुक का नियम जिसके आधार पर आपको प्रत्यास्था गुणांक मिला, ई बराबर प्रतिबल अपॉन कितना? विकृति। ठीक है, E इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। और उसके आधार पर वो तीन तरह का होता है, एक यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक आयतन प्रत्यास्था गुणांक और तथा एक दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, और अभी आपके सामने जो चल रहा है महत्वपूर्ण बिंदु, और सबसे पहले हमने संपीड्यता बताया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।